गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज का हमारा लेक्चर रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी की मूवमेंट्स इन इंडिया में। पहले हमने पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके कि कैसे वर्ल्ड में मूवमेंट रही, कैसे इसका जेनेसिस रहा, ओरिजिन रहा, कौन कौन से थिंकर्स लाइक रॉबर्ट टाउन, विलियम किंग एंड मैनी मोर लाइक रोजडेल्स प्रिंसिपल्स हमने पढ़े। ठीक है ना। अब हमने देखना कि ये जो मूवमेंट्स इंडिया में ये कैसे इसने एंटर किया, क्या कौन थे थिंकर्स थे, कौन से एक्ट्स पास हुए, वो सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, क्लियर। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम विल स्टार्ट अवर लेक्चर। देखिए, ये जो मूवमेंट्स थी ये डिवाइडेड थी टू फेजेस में। एक प्री इंडिपेंडेंस ईरा जो ईरा जिसे हम कहते हैं कि अप टू 1947, और एक आफ्टर 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिली। ठीक है। अब हम देखते हैं कि द टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन द फार्मर्स ऑफ पूना एंड अहमदनगर spearheaded an aggression against the money lenders who were charging a very high rates of interest. Actually ये मूवमेंट किसकी थी? वीकर सेक्शंस की और फार्मर्स की, और किससे अगेंस्ट थी? मनी लेंडर्स के खिलाफ, क्योंकि मनी लेंडर्स थे वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे इन फार्मर्स से, वीकर सेक्शन से, जो कि वो कभी रीपे ही नहीं कर पाते थे, और वो एट द एंड ऑफ द डे वो उनके स्लेव बन जाते थे या उनकी कंडीशन वर्स्ट हो जाती थी। अब ये मूवमेंट चली उस मनी लेंडर्स के खिलाफ, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ। अब ये उस टाइम जो हमें रूल कर रहा था उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ देने के लिए कुछ एक्ट्स पास किए, जैसे कि हम देख सकते हैं ये द डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879, ये आपको देखना है। सेकंड इज़ द लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट 1883 एंड द एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट 1884। एक्ट तो इन्होंने पास किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लेकिन ये खास कुछ रिलीफ नहीं दे सके इंडियन फार्मर्स को। क्लियर। तो हुआ क्या, देयर वाज एन निकोलसन कौन है? ही वाज एन ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे वो इन इंडिया। ही सजेस्टेड टू इंट्रोड्यूस ए रेफिशियन मॉडल। उन्होंने हमें रेफिशियन मॉडल ऑफ जर्मनी, उन्होंने बोला कि हम इंडिया में कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? रेफिशियन मॉडल। अब ये रेफिशियन कौन है? ही वाज पॉइनर्स, ये जर्मनी से थे। इन्होंने एक एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया था, तो वही निकोलसन ने बोला कि हम इनके मॉडल पे इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण करेंगे। तो पहली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे इंडिया में आई उसका कब आई? 1904 में। और कौन सी थी? द फर्स्ट, आप देख सकते हो, द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1904। इट वॉज इनेक्टेड टू इनेबल फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। इसमें क्या किया जाता था? जो एग्रीकल्चर को लेके क्रेडिट दिया जाता था जो इसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स मीन फार्मर्स को। अब कोऑपरेटिव्स वर फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन इंडिया थ्रू कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज लॉ इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1904 विद द व्यू टू प्रोवाइड रिलीफ टू इंडियन पीजेंट्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। अब यहाँ से मीन्स हमारी शुरुआत हो गई। अब इसके बाद हम देख रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे अब किस तरह से मीन्स हमारे हिस्ट्री ऑफ लॉज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया में आते गए। पहली बात करें तो 1904 जो अभी हमने देखा, इट वाज द फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट विच वाज इनेक्टेड एंड इट वाज पास्ड ऑन 25 ऑफ मार्च 1904। इसके बाद जो एक्ट अमेंडमेंट हुई और नया एक्ट आया 1912 का, इट वाज ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन। और पहला वाला तो था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट, ये वाला था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, एंड दिस एक्ट प्रोवाइड द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार। तो आपको एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा एक्ट ऐसा एक्ट है जिसने विच क्रिएट्स अ पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार? तो डेट वाज एक्ट 1912। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर वेरियस पर्पजेज एंड ऑडिट। फिर हम आगे गए 1919 में हम सब जानते हैं मॉन्टेगिस चैम्बर्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे। तो उस रिफॉर्म में क्या देखा गया, जो कोऑपरेटिव्स थी हमारी, इट बिकम्स ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। प्रोविंशियल सब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि अब जो प्रोविंसेस थी उनको ऑथराइज कर दिया गया कि डेट दे कैन मेक देयर ओन कोऑपरेटिव लॉज। हर जो प्रोविंसेस थी वो कोऑपरेटिव को लेकर अपने लॉज बना सकती थी। देन मूव किया फिर हमने 1929 में। तो आप देख रहे हो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, NCUI, इसके फुल फॉर्म भी देख लेना, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज एन एपेक्स प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया कि जो इसको प्रमोट करे फॉर प्रमोटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हो 1935 में क्या हुआ, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 कॉपरेटिव्स वर ट्रीटेड एज ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स।
अब 1942 में कॉन्सेप्ट आया मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का। जो हमारा एक्ट पास हुआ मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, वो पास हुआ 1942 में बाय द ब्रिटिश इंडिया टू कवर द कोऑपरेटिव्स डैट हैव मेंबर्स इन मोर देन वन स्टेट, जिसके मेंबर्स एक से ज़्यादा स्टेट में थे। फिर 1945 में आप देखो तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड द कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी, इन्होंने कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी को अपॉइंट किया, बनाया टू ड्रा अप द प्लान फॉर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इन द कंट्री, किस तरह से मीन्स डेवलपमेंट की जाएगी इंडिया में, कंट्री में, तो उसके लिए उन्होंने किसका निर्माण किया, कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी का। और वो जो कमेटी थी हु प्रिसाइडेड, इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय RG सारिया, ये आप नाम नोट कर लीजिए। And they fixed an overall target of bringing 50% of villages and 30% of rural population within the scope of movement in the period of 10 years। मीन्स एक उन्होंने एक प्लान बनाया कि 10 साल के अंदर अंदर कि 50% ऑफ द विलेजेस एंड 30% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन वो लाएंगे विद इन द स्कोप ऑफ द मूवमेंट इन द पीरियड ऑफ 10 years। अब 1984 में हमारा एक्ट आया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1942। अब इस 1984 के एक्ट ने क्या किया, रिप्लेस किया 1942 के एक्ट को, एंड इट जो 1942 का एक्ट था इसको रिप्लेस करके कौन सा एक्ट है, 1984 का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984। अब 2002 में हम देखते हैं द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 वाज अमेंड किया गया। अमेंड का मतलब होता है चेंजेस लाई गई एक्ट में, जो कि टाइम के साथ ज़रूरत भी होती है, तो चेंजेस लाएगी एंड इनेक्टेड ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। अब द लॉ प्रोवाइडेड ग्रेटर, अब इस लॉ का क्या बेनिफिट हुआ, दिस लॉ प्रोवाइड ग्रेटर एटोनॉमी मीन्स आज़ादी, फ्रीडम टू कोऑपरेटिव्स को एक फ्रीडम मिल गई इन द डिसीजन मेकिंग, मीन्स उनको अब से मिल गई जो कि पहले एक्ट्स में नहीं थी। द लॉ आल्सो रिड्यूस द पावर्स ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार। अब इस लॉ के साथ क्या हुआ कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पावर्स को भी रिड्यूस किया गया, एंड इट इनेबल द कोऑपरेटिव्स टू ऑपरेट मोर फ्रीली, एंड नॉमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन दी बोर्ड्स वर आल्सो रिड्यूस्ड। तो ये हमने देखा कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो ओरिजिन किस तरह से हुआ इंडिया में। तो आगे जो हमारा लेक्चर रहेगा रेफिशिएंट मॉडल और भी जो मॉडल्स है उस पर मैं आपको लेक्चर दूंगा, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।